बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास हश्तम 8 क्लास का आज चैप्टर नंबर 6 उर्दू का सबक नंबर 6 कुदरती आफ़ात। इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है इस सबक का। इसमें हम लोग इस सबक की पढ़ाई करेंगे, इसके अल्फाज मानी आप साथ साथ लिखेंगे और साथ मैं इसकी तशरीह करूँगी ताकि आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप लोगों को समझ भी आए सबक की। और उसके अलावा आपको कोई नसर पारा आगे आता है या आपको पैराग्राफ तशरीह के लिए कोई मिले तो आप आसान लफ्ज़ों में उसकी तशरीह भी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सबक का उन्वान है कुदरती आफ़ात। कुदरती आफ़ात क्या होती हैं? कुदरती आफ़ात से कैसे हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं? कुदरती आफ़ात होती है नागहानी आफ़ात, जिसको कह लें नागहानी, जिसका आपको पहले से कोई इल्म ना हो, यानी जिसको कोई ऐसी आफ़त आ जाए जिसके लिए आप पहले से ज़हनी तौर पर तैयार ना हो, ना आपने कोई एहतियाती तदाबीर कर रखी हो फ़ौरन के लिए, वो यकदम से आए और आपने फ़ौरन से उस पर कोई रद्द अमल करना और उसका फ़ौरन कोई नतीजा निकले, तो ऐसी आफ़ात कुदरती आफ़ात कहलाती हैं। और उसके बचने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी एहतियात होती है या कुछ ऐसी तदाबीर होती हैं जो ऐसे कुदरती आफ़ात, जिस तरह फ़र्ज़ करें ज़लज़ले, सैलाब और उसके अलावा आप देखें कि कुदरत कोई बीमारी आ गई तो उसकी हमने पहले से कोई तैयारियां करके रखी होती हैं, जो कि हमें उसके आने से थोड़ी देर पहले हमें उनके नस्ब कर देने से हमें पता चल जाता है। तो वो उन हालात का होना, उनका मतलब साइंसदानों को उसके मुताबिक हमें पहले इन्फॉर्म कर देने का, जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो कुछ एहतियातें हैं जो हम कुदरती आफ़ात। अव्वल तो कुदरती आफ़ात ये होती हैं कि बहुत हद तक ये नामुमकिन है कि हमें पहले से पता चल जाए, और चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके तो हम उससे थोड़ा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि कुदरती आफ़त आने वाली है तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबक है कुदरती आफ़ात। कुदरती आफ़ात सबक है, इसमें कुछ अल्फाज हैं, इनकी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम अदायगी करेंगे। साथ में मैं इसके मीनिंग भी लिखवा देती हूँ। सबक के नीचे जब रीडिंग करेंगे तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके, यानी ख़त कशीदा अल्फाज करके उनकी मीनिंग ऊपर आप ज़रूर साथ लिखते जाइएगा। बुक खोल के रखें, पेज नंबर है आपका 36 और कुदरती आफ़ात है। इसमें पहला लफ्ज़ है नागहानी। नागहानी होता है अचानक पेश आ जाने वाला, जिसका पहले से कोई ख़बर ना हो, ना पता हो। नागहानी अचानक से पेश आ जाने वाले। ताउन एक बीमारी का नाम है। सलाहियत, काबिलियत, सलाहियत किसमें कितनी सलाहियत होती है, काबिलियत होती है। पिघलाना, पिघलाना होता है किसी चीज़ को सॉफ्ट कर देना, नरम कर देना। उसके बाद है मईशत, इकॉनमी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रुपये पैसे का जो कारोबार या रुपया पैसा मईशत होता है आपकी मईशत मुआशी जो चीज़ें होती हैं जो रुपये पैसे से रेलिवेंट होती है। इन शॉर्ट आप इसका मईशत का मीनिंग ऊपर लिख रहे हैं, रुपया पैसा। अब आपकी रीडिंग इसके साथ साथ तशरीह गौर से सुनते जाइएगा बराए मेहरबानी। इंसान को रोज़े अव्वल से ही नागहानी आफ़ात का सामना रहा है, रोज़े अव्वल पहले दिन से ही। रोज़े अव्वल पहले दिन से नागहानी आफ़ात, नागहानी आफ़ात अचानक आ जाने वाली मुसीबतें। साइंसी तरक्की से कब पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको मैं रीडिंग करवाने के बाद इस पैराग्राफ की अल्फाज मानी बाकी भी लिख दूँगी। साइंसी तरक्की से कबल मुख्तलिफ बीमारियों के बायस शहरों के शहर वीरान हो जाते थे। वीरान सुनसान, सुनसान यानी खाली, वीरान खाली हो जाते थे। ताउन, हैज़े, मलेरिया जैसी वबाओं
यानी जो बीमारियां थी की वजह से लाखों इंसान मौत की आगोश में चले जाते थे। आगोश होता है गोद, मौत की गोद में चले जाना यानी ख़त्म हो जाना, सफ़े हस्ती से मर जाना। यही नहीं, ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब और तूफ़ान जैसी नागहानी आफात इंसान को सफ़े हस्ती से मिटाते आ रहे हैं। सफ़े हस्ती यानी ज़िंदगी के सफ़े से मीन के मौत आ जाना, इस दुनिया से चले जाना। अब देखिए कि इसके अल्फाज मानी देख लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। कबल बाइस सुनसान वीरान, सुनसान वीरान या खाली, वीरान या खाली। उसके बाद गैर आबाद भी आप कह सकते हैं सुनसान को। उसके बाद है आगोश, गोत, आगोश के बाद है सफ़े हस्ती, ज़िंदगी। ठीक हो गया, सफ़ा हस्ती मिटाते आ रहे हैं, ज़िंदगी मिटाते आ रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी। इसमें वो बता रहे हैं कि नागहानी आफात। अब गौर से सुनिए कि रोज़ अव्वल शुरू दिन से ही, ये नहीं कि नागहानी आफात अब आ रही हैं या क्या पहले। अब तो फिर साइंस की तरक्की की वजह से बहुत सारी आफात जैसे ये बीमारियाँ, ताउन, मलेरिया और इन पर काबू पाया तकरीबन काबू पाया जा चुका है। हैज़े पर आती ज़रूर है ये बीमारियाँ, लेकिन ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि उस पर हम काबू पा चुके हैं। ये रोज़े अव्वल शुरू दिन से, जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, ये बीमारियाँ, ये नागहानी आफात यानी अचानक आ जाने वाली आफात, इन बीमारियों के अलावा सैलाब, ज़लज़ले और उसके अलावा और बहुत सी आफात हैं जो आती हैं। इन नागहानी आफात के आने से बहुत सारे लोग जो हैं लुक़्मे अजल हो जाते हैं, यानी इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है। वो मौत उनको आ घेरती है। तो ये कुदरती आफात होती हैं। कुदरती आफात ये देखिए कि अगर हमने पहले से तैयारी की हो तो हम बहुत सारी तदाबीर इख्तियार करके, तो कुछ बीमारी होती है हम इलाज करवा लेते हैं, वो पहले से हमें मालूम भी होता है कि ये हमारे साथ मुसीबत आने वाली है, उसके लिए एहतियाती तदाबीर। लेकिन नागहानी आफात ये अल्लाह की तरफ से मतलब फ़ौरन आती हैं और उनके लिए एहतियात करना फ़ौरन इंसान की समझ, जब आफत आती है तो वो इंसान की सोच भी उस कदर काम नहीं कर पाती। पहले दौर के इंसानों ने क्योंकि ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, इसलिए वो इन आफात के सामने बंद बांधने में नाकाम रह गए। बंद बांधना यानी बंद बांधना, उसको रोक देना, बंद बांधना रोक देना, बंद बांधने, रोकने या कंट्रोल करने। बंद बांधने में नाकाम रहे क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता साइंस की तरक्की के बायस बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए, यानी इलाज निकल आए। और वही ताउन जो पहले बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दिया करता था, अब उसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। इसी तरह मलेरिया और हैज़े में भी जानलेवा नहीं रही। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि इंसान ने इन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए हैं। ये बीमारियां, मैंने बोला था कि कुदरती आफात, अब हमने सैलाब और ज़लज़ले के लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर होती तो ये नागहानी आफात हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत, जिस तरह जापान में वो कुछ काला नस कर देते हैं ज़मीन के अंदर, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़लज़ला आएगा। सैलाब के दौरान हम लोग ऐसी इमारतें बना रहे हैं जिनके गिरने का ख़दशा, या जिस तरह बरसात आती है उससे पहले हमने सैलाबी इलाके जो होते हैं वहाँ से लोगों को मुंतकिल कर दिया जाता है। कुछ एहतियाती तदाबीर वो पहले की बात करते हैं क्योंकि इंसान इतना पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नहीं था, और इसलिए इन आफात के सामने बंद बांधने में यानी इनको रोकने, रोकथाम के लिए कोई काम करने में नाकाम रहा। तो लेकिन अब जो है इन बीमारियों, ख़ास ताउन, मलेरिया, हैज़े, इन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए और बहुत सी जानें इससे महफूज रहती हैं। इनमें आप देखिए अल्फाज मानी, रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। अगला वर्ड आप देखें, दरियाफ्त कर लिया, मालूम कर लिया। उससे अगला वर्ड देखें, उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। उससे अगला आप देखें कि नामो निशान भी नज़र नहीं आता, नामो निशान, किसी भी तरह का कोई निशान या वजूद। उसके बाद जानलेवा, ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाली, ज़िंदगी को ख़त्म कर
वाली, ये इसके अल्फाज के मानी है। अब अगला पैराग्राफ देखें कि ज़लज़ला भी ठहरे और बताएं। उन्होंने कहा है कि नागहानी आफात क्या करती हैं, नागहानी आफात क्या करती हैं। उन्होंने कहा कि लाखों हज़ारों जो हैं इंसान जो हैं वो मौत की आगोश में चले जाते हैं, माली और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, आफात होती हैं। उसके बाद आप कह लें कि जो लोग इन आफात के बाद अक्सर बच जाते हैं तो वो बहुत सारे माजूर होने के अलावा उनकी बीमारियां बहुत लंबी हो जाती हैं। बीमारियों के इलाज कैसे मुमकिन हुए? इंसान के तालीम याफ्ता और तरक्की और साइंस की तरक्की करने की वजह से इंसान जो इलाज बीमारियों के इलाज जैसे ताउन, मलेरिया और हैज़े जैसी बीमारियों के इलाज पर कंट्रोल करने में वो कामयाब हो गया, उस पर काबू पा लिया इन नागहानी आफात की वजह से। ज़लज़ला भी एक कुदरती आफत है। अगला पैराग्राफ देखें। ज़लज़ला भी एक कुदरती आफत है, इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले अगर कुदरती आफत का जिक्र किया जाए तो ज़लज़ले का जिक्र आ रहा है। ये भी कुदरती आफत है। ये ऐसी आफत है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। ज़मीन बोस यानी ज़मीन पर गिर जाती हैं और बहुत सारे लोग उसके अंदर दब जाते हैं। माली नुकसान तो होता ही होता है और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई की मंजिलें, इमारत आने वाहिद में मलबे का ढेर बन जाती हैं। मलबे का ढेर बन जाना यानी यूँ लगता है जैसे आपने मिट्टी या किसी चीज़ के ढेर लगाए हों, यानी उसको कभी तामीर ही ना किया हो। इसलिए इस मलबे से ज़ख्मी और ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। यानी वो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उनको फ़ौरन से उठाना, उनको आप कह लें कि मुर्दों को निकालना या लोगों को बचाना नामुमकिन हो जाता है। इमारत के मलबे को उठाना, उसके बाद नई इमारत तामीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है, जिसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने इमारतें खड़ी कर देनी, उसके लिए हमारे पास रुपया पैसा भी, हमारे पास वसाइल भी बहुत होने चाहिए, क्योंकि फिर इस पर बहुत ज़्यादा वो मालिक फिर गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके वसाइल कम पड़ जाते हैं। लोगों को दोबारा रिहाइश और उनको सेहत मुयस्सर करने के लिए, उनको देने के लिए इसमें अल्फाज हैं। मलबे का ढेर हो जाना यानी वो तो आपको मैंने बता दिया है कि जहाँ इमारतें गिरे, जिस तरह एक जगह आप लोगों ने किसी कूड़े करकट का ढेर लगा लें, आप जिस तरह आपने रेत मट्टी का ढेर लगा लिया, इस पर बरस होता है महीनों सालों, सॉरी बरसों सालों। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, इसलिए आप गौर से देखें, बरसों सालों। अगला पैराग्राफ है दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ले। अब जो बड़े बड़े ज़लज़ले जब से दुनिया बनी है, वो ज़लज़ले जहाँ जहाँ आए हैं उनमें क्या क्या नुकसान हुए हैं, इस पैराग्राफ में आप गौर से उसको देखिएगा। और मेरे ख्याल में तफसीलन सवालात के अंदर अगर आपको कोई भी आता है तो आप बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दे पाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ला 1960 में चिली में आया। चिली अब एक जगह का नाम है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत कितनी? 9.6 चिली में आया था और ये 1960 में आया था। हलाकतों के लिहाज से दुनिया में बदतरीन ज़लज़ला, ये बहुत बड़े लेवल का था 9.6, लेकिन हलाकतों यानी सबसे ज़्यादा मौतें जिस ज़लज़ले में हुई वो बदतरीन ज़लज़ला 1556 में चीन में आया था। चीन के 2 सूबे शानशोई और शानज़ई में आया था। शानशोई और शानज़ई, इसमें सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई थी, लोग मरे थे। एक अंदाजे के मुताबिक इन दिनों में इन दोनों सूबों की 60% आबादी जो थी वो मौत के मुंह में चली गई थी। 60% आबादी, 100 में से 60% निकाल दो, बाकी 40% रह जाता है, तो वो चली गई थी। ज़लज़ले की रेक्टर शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पर 8 थी, यानी 8 थी। हालांकि पहले चिल्ली वाला जो 9.6 वो बहुत शदीद था, लेकिन इतना जानी नुकसान नहीं था। लेकिन जो चीन के जो 2 सूबे थे इनमें जो आया उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 8 थी, लेकिन इसमें 60% आबादी हलाक हो चुकी थी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर कोयटा में, अगर आपको आपके किसी बड़ों ने बताया हो या कहीं पढ़ा हो, तो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा बरे-सगीर पाको हिंद या एशिया, बरे-सगीर एशिया का आप कह लें कि बदतरीन ज़लज़ला आया। 31 मई बरे-सगीर पाको हिंद का 31 मई 1935 में आने वाले ज़लज़ले ने जो तबाही मचाई कि अमान अल हफ़ीज़, यानी अल्लाह ताला अपने अमन में रखे और हमारी हिफाजत करे। अल-अमान अल हफ़ीज़, अल-अमानो अल हफ़ीज़, अल्लाह हमें
अमन, अल्लाह हमें अमन और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। के इतना ये हुआ था बरसगीर पाक व हिंद का ये तबाही मचाने वाला ज़लज़ला था। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत यहाँ से शुरू करें 7.7 शिद्दत के इस ज़लज़ले की वजह से 60,000 के करीब अफराद ने वफ़ात पाई, मौत के मुंह में चले गए और 60% से ज़्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 60% इमारतें जो थे मलबे का ढेर बन गई। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद, ये पाकिस्तान के जो शदीद तरीन जो ज़लज़ले थे वो थे, जो पहले कोयटा वाला है, कोयटा वाला जो कि जिसमें 60,000 लोग मरे थे। रिक्टर स्केल पर ये जो कोयटा में ज़लज़ला था उसकी शिद्दत 7.7 यानी 7.7 थी और 60,000 लोग इसमें वफ़ात पाए और 60% इमारतें क्या हुई थी, वो मलबे बन गए थे, ढेर हो गए थे। उसके बाद आप देखें मुज़फ़्फ़राबाद में जो हुआ उस ज़लज़ले की है, आगे इसको रीड करिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद और मलहका इलाकों में 7.6 ये कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2005 को। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद और उसके मुल्हका से जुड़े हुए जो इलाके थे उनमें 7.6 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लुक़मा अजल हुए, मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ठीक हो गया। इसमें देखें मुल्हका जुड़े हुए। अब आप आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 37 है। ज़लज़ला ऐसी कुदरती आफत है जिसका इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद पहले से अंदाज़ा लगाने से कासिर है। कासिर होना यानी उसकी ताकत से बाहर होना, कासिर होना, बाहर होना। इंसान जो है मौसमों के बारे में तो पेशन गोई कर सकता है और वो ठीक भी होती हैं, लेकिन इंसान अभी ऐसे हालात नहायत महदूद पैमाने पर ही बना पाया है जो उसे आने वाले ज़लज़ले से नहायत कलील मुद्दत से कबल, नहायत कलील मुद्दत यानी थोड़ा वक्त पहले, उस कुदरती नागहानी आफत के आने से थोड़ी देर यानी थोड़ी देर पहले उसका इम्कान बता सकते हैं। ये हालात नन्हे नन्हे नहायत हसास बल्बों की मानद होते हैं जिन्हें फॉल्ट लाइंस वाले मकामात यानी ज़मीन के उन हिस्सों पर जहाँ ज़ेरे ज़मीन मौजूद मुख्तलिफ बड़े आज़मी प्लेटें मिलती या टकराती हैं नस्ब कर दिया जाता है। ये भी इलाके ढूंढने पड़ते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा गौर से नस्ब कर दिया जाता है। यहाँ तक देखें कि ज़लज़ला एक कुदरती आफत है, ऐसी कुदरती आफत जिस पर इतना अरसा साइंस की तरक्की के बावजूद अभी भी कोई भी हम लोग इसको वक्त से पहले मालूम करने के लिए कि आने वाला तो नहीं, हम लोग कासिर हैं, यानी हमारे लिए नामुमकिन है। इंसान मौसमों के बारे में तो पेशन गोई आपने देखा होगा, मौसम का हाल टीवी पे बताते हैं और वो पेशन गोई बहुत हद तक ठीक भी होती है, लेकिन इंसान जो ज़लज़ले के लिए हालात हैं वो बहुत महदूद पैमाने पर कुछ बना चुका है। वो भी किसी ऐसी जगह पर ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे ऐसी जगहों पर नस्ब कर दिए जाते हैं जहाँ कुछ प्लेटें बड़े आज़मी प्लेटें मिलती हैं, जहाँ वो टकराती हैं। और जब उससे आगे अब देखें, जब ज़मीन में ज़लज़ले से ज़रा पहले जन्म लेने वाली तवानाई की लहरें उभरने लगती हैं, यानी ज़लज़ला ज़मीन के अंदर ज़मीन को फाड़ता है ज़मीन के नीचे से, तो वो जब लहरें थोड़ी देर जब वो उभरने लगती हैं तो ये बल्ब जल उठते हैं, जो बल्ब अंदर नस्ब किए होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ ज़लज़ला आने का इम्कान है। चुनांचे वहाँ से फ़ौरी तौर पर आबादी को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ताहम अभी तक ये इंतज़ाम दुनिया भर में सिर्फ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक साहली मकाम पर हो सका है। इसके अलावा सरे दस्त ये कहाँ हो सका है? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक साहली इलाके पर हो सका है। इसके अलावा सरे दस्त यानी अभी तक दुनिया भर में कहीं ऐसे कोई हालात नहीं जो आने वाले ज़लज़ले की कबल अज़ वक्त हमें कबल अज़ वक्त होता है, वक्त से पहले ख़बर दे सकें। अलबत्ता इंसान ऐसी इमारत बनाने के काबिल हो गया है जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है।
जापान में अक्सर ज़लज़ले आते हैं जो माजी में बहुत नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब साइंसी तरक्की की बदौलत ऐसी इमारत बना ली गई हैं जो ज़लज़ले से गिरती नहीं, जो कि सिर्फ जापान के अंदर हैं। अब देख लें कि जो नस्ब किए गए हालात जो थोड़े बहुत, वो अमेरिका की सिर्फ एक वो आप कह लें कि रियासत है कैलिफोर्निया, उसके अंदर है। और जो दूसरा है कि मकानात ऐसे तमीर किए जाते हैं जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकें, वो सिर्फ जापान इस काबिल हो चुका हुआ है। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं जो माजी में बहुत नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अब साइंसी तरक्की की बदौलत ऐसी इमारत बना ली गई है जो ज़लज़ले से गिरती नहीं है। यूं इंसान ने कुछ हद तक इस आफत पर काबू पा लिया है, ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे हालात बड़ी तादाद में बनाए जाएँ जो ऐसे आफात की पेशगी इतला दे सके, पेशगी वक्त से पहले। क्या बोला है कि एक ज़लज़ला वाहिद है जिसको ज़लज़ला एक वाहिद आफत है जिसके बारे में अभी तक हम वक्त से पहले इतनी पेशन गोई नहीं कर सकती। कबल इस वक्त थोड़ी देर पहले जो कुछ बल्ब और प्लेटें ऐसी जगह लगा दी जाती हैं जहाँ बरे आज़मी प्लेटें जो हैं वो आपस में टकराती हैं, थोड़ी देर पहले ज़लज़ला आने से तो वो बल्ब रोशन हो जाते हैं, तो पता चल जाता है। वो भी सिर्फ एक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया उसके अंदर है। उसके अलावा देखिए जापान में ज़लज़ले क्योंकि बहुत आते थे, तो वहाँ पे उन्होंने इमारतें इस तरह तामीर करना शुरू कर दिए कि वो ज़लज़लों के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे हालात ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और नस्ब किए जाएँ कि जो कबल इस वक्त आफत की पेशगी इतला हमें दे सके, यानी कबल इस वक्त दे सकें। ज़लज़ले की तरह सैलाब भी इंसान के लिए डरावना ख्वाब है। इसमें आप लोग अल्फाज मानी देख लें। अगर कुछ आपको ज़ेरे ज़मीन के अंदर पेशन गोई है, पेशन गोई होता है वक्त से पहले बताना, वक्त से पहले किसी भी आफत को, ठीक हो गया ना, अंदाज़ा लगा लेना या बताना, वक्त से पहले अंदाज़ा लगा लेना कर लें, ये ज़्यादा ठीक है। अंदाज़ा लगाना किसी भी आफत या किसी भी चीज़ का। अगला वर्ड आप देख लें, मानित तरह। उसके बाद नेक्स्ट है ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे। ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे। नस्ब कर देना, गाड़ देना, नस्ब कर दिया, गाड़। आगे है जन्म लेना, पैदा होना। अगला पैराग्राफ आप देखें, पेश की इतला, वक्त से पहले बताना। वक्त से पहले बताना। अब अगला पैराग्राफ, ज़लज़ले की तरह सैलाब। अब ज़लज़ले वाला हमने पैराग्राफ को गौर से पढ़ा, अब हम सैलाब की तरफ आते हैं। ज़लज़ले की तरह सैलाब भी इंसान के लिए डरावना ख्वाब रहे हैं। सैलाबों की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। वो अंदाज़ा है कि बरसात के दिनों में पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बहुत तबाहकारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग जानते होंगे, आप टीवी देखते हैं, आप टीवी पे ख़बरें सुनते हैं, तो उसमें वो दिखा रहे होते हैं बरसात के मौसम में, जो कि जुलाई से शुरू होके अगस्त भी चलता है, तो उसमें बहुत सारे सैलाब आते हैं। मकानात ढह जाते हैं, ढह जाना गिर जाते हैं, गाड़ियाँ सैलाब के पानी में बह जाती हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सैलाब ने बार बार तबाही मचाई है। 2010 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया था। कब आया था? 2010 में। चारों सूबों में से कोई सूबा ऐसा ना था जिसे तबाही का सामना ना करना पड़ा। गरीब किसानों की फसलें, बागात तबाह बर्बाद हो गए, इनके मकानात गिर गए, मवेशी और घरों का सामान सैलाब में बह गए। वो बेचारे तबाह बर्बाद हो गए। तबाह बर्बाद होना यानी लुट जाना बिल्कुल। सैलाब के बायस सड़कें टूट गईं, पुल सैलाबी रेलों में बह गए, यूँ उन तक मदद पहुँचाना भी मुश्किल हो गया। सैलाब की वजह से भी हज़ारों लोगों को अपनी जान की बाजी हार गया। क्या हमें सैलाब से पहले पता चल सकता है? सैलाब से पहले देखिए, सैलाब से पहले पता चल सकता है, उसकी पेशन गोई की जा सकती है जब बारिशें इंतहाई शदीद होती हैं। जब आप देखें
कि दरियाओं और समंदरों में पानी की सतह बुलंद होने लगती है, दरियाओं में, नहरों में। और अब आप देखें कि शहरों के अंदर भी अब आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में नाले अगर बंद हो जाएं तो पानी जगह जगह पे खड़ा हो जाता है, तो वो भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर देता है। 2010 के सैलाब ने क्या किया था, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। चारों सूबों में लोगों के मकानात, उनके जानवर, उनकी फसलें तमाम तबाह बर्बाद हो गई थी। अगला पैराग्राफ है, सैलाब एक ऐसी कुदरती ढह जाते गिर जाते। अभी आप देख लें, सिर्फ इसमें एक लफ्ज़ है ढह जाते, गिर जाते। अब लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है। सैलाब की ज़्यादातर वजह ज़्यादातर बारिशें या ग्लेशियर का पिघलना, यानी जहाँ जो जिन पहाड़ों पे सियाचिन या देखिए बर्फ़ें हैं वहाँ बर्फ़ पिघलती है। अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें, सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जो बंजर या सहराई हैं, सैलाब की तबाहकारियों को फ़ायदे में बदला जा सकता है। देखिए बड़े अच्छे हैं कि सैलाब क्या है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से या पहाड़ों के ऊपर बारिशों के आने की वजह से होता है। तो उनके रास्ते में हम बैराज बना दें, उनके हम लोग उसे डैम बना दें तो वहाँ पानी चला जाए। उसके अलावा पानी का रुख हम ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जहाँ बारिशें नहीं होती और पानी नहीं है, बंजर और वीरान गैराबाद सहराई इलाके। तो तबाहकारियों सैलाब की तबाहकारियों की बजाय हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डैम में ज़रख़ीज़ा पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जबकि डैम और बैराज का पानी ज़रूरत पड़ने पर दरियाओं और नहरों में डालकर पानी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इतनी अच्छी बात है। कुदरती आफ़ात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि इन आफ़ात की वजह से हम नुकसान से बच सकें। वो पता है कि कितना अच्छा उन्होंने तरीका बता दिया कि सैलाब से हमें पेशगी सैलाब का हमें पहले पता चल जाता है। जब बारिशें शदीद किस्म की होती हैं, दरियाओं में पानी ज़्यादा चढ़ जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो उससे एक तो ये है कि उसके अलावा सैलाब आप देखें जब पहाड़ों पर बारिश होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो पहाड़ों से पानी बहाव होता है, तो हम क्या करें, बैराज बनाएं, डैम बनाएं। उसके अलावा पानी का रुख ऐसी नहरें बनाएं कि जो बंजर और वीरान गैराबाद इलाकों की तरफ चले जाए जहाँ पानी नहीं है, तो हम बहुत हद तक उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो बैराज और डैम के अंदर पानी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाएं और पानी ज़रूरत पड़ने पर जब दरियाओं में पानी कम हो जाए तो उन डैम और बैराजों से पानी हम लोग दरियाओं के अंदर छोड़ दें, जो कि हमारी ज़राअत हमारी फसलों को सैराब करने के काम आए। कुदरती आफ़ात जो होती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई सबक सिखाना चाहता है ताकि हम अपने रब को याद रखें। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए रब ताला की, और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ज़रूरत इस अमल की है कि हम मुनासिब मनसूबाबंदी करें और कुदरती आफ़ात की नुकसान को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे मंसूबे बनाएं, ऐसे काम करें कि जिससे कम से कम नुकसान हो और मुल्क की मईशत के साथ साथ जानों का भी। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी हिफाज़बानी, इसकी पढ़ाई के बाद तशरीह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 सबक नंबर जो 6 है कुदरती आफ़ात, इसका लेक्चर नंबर 2 में इसका खुलासा आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। खुलासा लिखने का मैंने आपको तरीका हर दफ़ा हर लेक्चर में मैं रिपीट करूँगी कि खुलासे को किस तरह लिखा जाता है, कितना लिखना है। उसके बाद खुलासा मेरे साथ खुद रिपीट करेंगे और कोशिश करें कि उसको कॉपी पर लिखने के बाद आप अपनी किसी उस्ताद, अपने बड़े बहन भाई, अपने वालिदैन में से किसी को चेक करवाएँ, तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कैसा खुलासा लिख पाएँ और आपको कितने नंबर मिले हैं। उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको इसके लेक्चर नंबर 2 खुलासे वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।